बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में माफियाज कैसे काम करते हैं और कैसे सिस्टम को काम नहीं करने देते, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। शब्बर ज़ैदी बड़े मकबूल आदमी थे, साबिक चेयरमैन रहे हैं FBR के, और उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी। कुछ इंकशाफात उन्होंने किए हैं, वो इंकशाफात पहली बार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इस वीलॉग में आप सुनेंगे और देखेंगे कि माफियाज कैसे पाकिस्तान को तब्दील नहीं होने देता, माफिया कैसे पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है, माफिया कैसे सारा पैसा अपनी जेब के अंदर ले जाना चाहता है, चोरी भी करना चाहता है, टैक्स भी बचाना चाहता है और कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। किस तरीके से पाकिस्तान को पीछे धकेला जा रहा है। यानी पाकिस्तान में कोई आदमी 100 रुपया लगा के रोजाना के 10 रुपए नहीं कमाना चाहता, वो चाहता है कि वो 100 रुपया लगा के 1000 रुपए कमाए। पूरी दुनिया में इतना मुनाफा नहीं है जितना पाकिस्तान में है, और यहां पे कारोबारी लोगों को बहुत बड़े बड़े मुनाफे की आदत पड़ गई है, बहुत बड़े बड़े मुनाफे की, और उसकी वजह से अब वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। शब्बर ज़ैदी ने जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा। जो उनका इब्तदाई अल्फाज हैं वो ये हैं कि जब हम खुद बदलना नहीं चाहते तो चाहे फौज आए या इमरान खान, चाहे सदारती निज़ाम हो या शरीयत नाफिज कर दी जाए, कोई माई का लाल हमें नहीं बदल सकता, क्योंकि पाकिस्तानी खुद नहीं बदलना चाहते। हम कारोबारी लोग पाकिस्तानी खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। झूठ, धोखा, चोरी, मुल्क से गद्दारी और खुदगर्जी, बस हम ऐसे ही हैं। यह है असल शक्ल पाकिस्तान के मुआशरे की, और उन लोगों की खास तौर पे जो फैसिलिटेट किए गए हैं, उन लोगों की जो एलीट क्लास है, उन लोगों की जो पैसा बना रहे हैं, इस मुल्क के अंदर से निकाल रहे हैं, ये उनके बारे में बता रहे हैं कि झूठ, धोखा, चोरी, मुल्क से गद्दारी और खुदगर्जी, हम बस ऐसे ही हैं। मैं 7 इंडस्ट्रीज पे, अब ये वो बात बता रहे हैं जो आज तक उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं 7 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पे ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की कोशिश में था। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि ये एक चीज है, ये जब बनती है तो इसके साथ अगर आप एक वो अलामत लगा देते हैं, इसका एक निशान लगा देते हैं कि ये ट्रैक भी हो, ट्रेस भी हो, कि ये कब बनी है, इसका क्या नंबर है और इसके ऊपर टैक्स हुकूमत तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये 100 पेन बनाए हैं तो इन 100 पेन को ट्रैक और ट्रेस होना चाहिए, हुकूमत को हर पेन के ऊपर टैक्स जाना चाहिए। लेकिन मैं बनाता हूं 100 पेन और टैक्स देता हूं 10 पेन का। जो 90 पेन है वो मैं मार्केट में वैसे ही फेंक देता हूं। आसान करके आपको समझा रहा हूं कि मैंने 100 कलम बनाए इस तरह के, उनमें से मैंने FBR को यह बताया कि मैंने 10 बनाए हैं और 10 का टैक्स मैंने दे दिया 10 रुपए, और बेचे हैं मैंने 100। तो वो जो मैंने 90 ऊपर वाले हैं जिन पे टैक्स नहीं दिया, वो टैक्स का पैसा मेरी जेब में गया, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस ये लगाने नहीं देते। उन्होंने कहा मैं 7 बड़ी इंडस्ट्रीज पे ट्रैक एंड ट्रेस लगाना चाहता था, जैसे कि सीमेंट, यानी सीमेंट की जितनी बोरियां जाती हैं, जितनी वो बनाएगा उतनी मार्केट में होंगी, मैं कहीं से भी चेक कर सकता हूं, और कोई भी सीमेंट की बोरी ऐसी नहीं होगी मार्केट में जिसके ऊपर सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री ने टैक्स ना दिया हो। सिगरेट के ऊपर उन्होंने कहा कि कोई सिगरेट पाकिस्तान में ऐसा ना पिया जाए जिसके ऊपर सरकार को टैक्स ना मिला हो। यानी सिगरेट बनाने वाली कंपनी मिसाल के तौर पे 1 करोड़ सिगरेट बनाती है और टैक्स देती है सिर्फ 20 लाख पे, तो जो 80 लाख का टैक्स है वो तो टैक्स उन्होंने नहीं दिया सरकार को, और वो अपनी जेब में उनके चला गया, और 20 लाख का जो है वो सरकार को मिला। सरकार को उन्होंने बताया कि हमने 20 लाख बेचे हैं, लेकिन बेचे उन्होंने 1 करोड़ है, ऊपर का टैक्स वो खा गए। ये है वो तरीका वारदात जो कंपनियों का है। उन्होंने कहा सीमेंट पे, सिगरेट पे, बाकी कंपनी पे मैं लगाना चाहता था ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम, लेकिन हम नाकाम हो गए। सिगरेट पे टैक्स लगाया तो अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। अदालतों से भी यहां पे पाकिस्तान में बड़ी जल्दी स्टे ऑर्डर आ जाते हैं। दूसरी, उन्होंने कहा मेरी कोशिश थी कि FBR को बैंकिंग डाटा तक रसाई हो, यानी FBR को पता चले कि बैंकों में कितना पैसा है, किसका पैसा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। दुनिया भर में यह होता है। पाकिस्तान में बिजनेस अकाउंट 4 करोड़ हैं, यानी जो कारोबार करने के लिए जो अकाउंट पाकिस्तान में खोले गए हैं वो 4 करोड़ हैं, लेकिन FBR के पास जो डिक्लेयर किए गए हैं टैक्स में वो सिर्फ 1 करोड़ है। यानी पाकिस्तान में अगर 4 बिजनेस अकाउंट होते हैं तो उनमें 1 रजिस्टर्ड होता है। 25%, 75% अकाउंट कभी FBR में अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करते, और वो टैक्स देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने ये चाहा कि बैंकिंग डाटा तक रसाई हासिल हो। यहां पे 4 करोड़ अकाउंट है, लेकिन टैक्स में सिर्फ 1 करोड़ डिक्लेयर है,
और 1 करोड़ रुपए अकाउंट में होने पर एनटीएन लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा। यह भी उन्होंने कहा कि गलत हुआ पाकिस्तान के साथ और यह बिजनेस कम्युनिटी है जो नहीं होने देती। बिजली के 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन है। बिजली का जब आप कनेक्शन लेने जाते हैं, या आप घरेलू कनेक्शन लेते हैं, आप इंडस्ट्रियल लेते हैं, आप कमर्शियल लेते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तो उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन जो है 3.5 लाख हैं, लेकिन सेल टैक्स में 40,000 रजिस्टर्ड है। यानी 3.5 लाख कनेक्शन में से सिर्फ 40,000 ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और 3,10,000 जो हैं वो सारा टैक्स खा रहे हैं हवा में। यह पाकिस्तान के अंदर एक और ज्यादती। लोग कारोबार कर रहे हैं, 3.5 लाख कनेक्शन ले लिए हैं, लेकिन एफबीआर को बता रहे हैं जी सिर्फ 40,000 है। तो बाकी 3,10,000 कहां है? वो सब चोरी का माल है, 2 नंबरी है, फ्रॉड है, टैक्स बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैंने हर डिस्को को, डिस्को कहते हैं जितनी भी बिजलियां फराहम करने वाली कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं, जैसे लेस्को है, गैपको है, पेपको है, ये सारी वो कंपनीज है जो बिजली की फराहमी उसकी तरसील का काम करती हैं और फिर पैसा कलेक्ट भी करती हैं, इनके जिम्मे होता है। उन्होंने कहा मैंने हर डिस्को को डाटा के लिए खत लिखा, हर एक को कहा, लाहौर वालों को, गुजरांवाला वालों को, फैसलाबाद वालों को, मुल्तान वालों को, जहां जहां मुल्क के अंदर है, खत लिखा, लेकिन डाटा नहीं दिया गया। ये डिस्कोज भी डाटा फराहम नहीं कर रही थी, क्योंकि वहां पे इनके लोग दिहाड़ियां लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? यानी अगर 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन है और 40,000 सिर्फ टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी इनको थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। वो पैसा बनाते हैं, इसलिए उन्होंने डाटा नहीं दिया। फिर लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स से प्रेशर आना शुरू हो गया कि हाथ हौला रखें। ये भी दबाव आता है ना, चैंबर ऑफ कॉमर्स में बड़े बड़े बिजनेसमैन बने होते हैं, बैठे होते हैं, वो फिर आपको डराते हैं, दबाते हैं। ज़राअत के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आड़ती इतना पावरफुल, आड़ती वो होता है जो आड़त का काम करता है, यानी ये किसान नहीं है, ये खरीदार भी नहीं है, ये उसके बीच वाला मिडल मैन है। आड़ती इतना पावरफुल है जिसकी मर्जी वो कीमत बढ़ाए या कम करे, यानी आड़ती खुद कीमत बढ़ाते खुद कम करते हैं। महंगाई की असल वजह आड़ती हैं। वो इतना ताकतवर इसलिए है कि करप्शन का पैसा इसका पार्किंग लॉट है। मेरी आड़तियों से भी मीटिंग हुई थी, मुझे कहा गया कि आपके बस का रोग नहीं है। वहां पे भी हुकूमत को एक और माफिया से टक्कर का सामना करना पड़ा। फिर गोश्त वाले आ गए, उन्होंने कहा बीफ की इतनी बड़ी ट्रेड है, एक गोश्त वाला मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। यानी जो गोश्त का कारोबार करते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन सरकार को एक पैसा नहीं जाता। पोल्ट्री किसकी है? सबको पता है, वो तो सभी जानते हैं पोल्ट्री का कारोबार कौन करता है। पोल्ट्री पे कितना पैसा सरकार को जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पोल्ट्री पे टोटल इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान से 30-40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और ये खरबों रुपए का बिजनेस है। जितने का बिजनेस ये इनका छोटा मोटा आदमी करता है, उससे भी कम टैक्स देते हैं ये सारे मिलके। तो ये भी एक माफिया है ना। यानी 30-40 करोड़ तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, पीनट भी नहीं है। इतना कम टैक्स इसलिए कि वो टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिल्क की एक भी मिल नहीं चल रही। सिल्क एक कपड़ा है, उसकी एक भी मिल पाकिस्तान में नहीं है, यानी ये कपड़ा पाकिस्तान में नहीं बन रहा। ना ही पाकिस्तान में सिल्क इंपोर्ट हो रहा है, यानी पाकिस्तान में बाहर से भी कानूनी तौर पे सिल्क पाकिस्तान में नहीं आ रहा। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में सिल्क का कपड़ा कहां से आ रहा है। यह सारा कुछ यहां स्मगलिंग करके पहुंच रहा है, और स्मगल इसलिए होता है कि सरकार को टैक्स ना देना पड़े। यानी सिल्क का कपड़ा पाकिस्तान में जगह जगह आपको नजर आता है। पाकिस्तान में एक भी मिल नहीं है, पाकिस्तान ये कपड़ा बनाता ही नहीं है, और इंपोर्ट भी नहीं करता। इंपोर्ट करेगा तो कोई ना कोई टैक्स तो मिलेगा ना। ये सारा स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, लिहाजा कोई पैसा, और इस तरह बहुत सारी और चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, बेशुमार चीजें हैं। उन्होंने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि सराज कासिम तेली, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं कराची के, कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स में सराज कासिम तेली को कहा था कि टैक्स से मुताल्लिक सारी मुश्किलात मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कल से आप कराची में स्मगलिंग का सामान बेचना बंद करें। यानी वो सामान जिसके ऊपर आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, जिसके ऊपर आपने कस्टम पे नहीं किया, जो चीजें स्मगल करके लाई गई हैं कराची में, मैं आपके टैक्स के सारे मसले हल कर देता हूं, आपने कल से स्मगलिंग का सामान नहीं बेचना। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे रवैये हैं कि जब आप कहते हैं कि आपने स्मगलिंग का सामान नहीं बेचना, तो ताजर खुल के कहते हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स में कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, वो तो बिकेगा। तो फिर मसाइल हल कैसे होंगे? ये भी एक माफिया है।
फिर उन्होंने बताया कि महंगाई खत्म करने और मईशत ठीक करने का पहला इलाज यह है कि 5,000 का नोट फौरन बंद कर दें, बड़े नोट नहीं होने चाहिए। दूसरा, मार्केट तक रसाई को बेहतर बनाएं, आड़ती मिडलमैन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसमें 6-7 बड़े आइटम्स लेकर आए। ये वो चीजें हैं जो गुड गवर्नेंस के साथ हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह की यहां सूबाई हुकूमतें हैं, इसके इम्कानात तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अंडर इनवॉइसिंग का उन्होंने कहा यह बड़ी मजेदार चीज है। इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान में $8 अरब की अंडर इनवॉइसिंग होती थी। वो क्या होती है? आपने बाहर से मशीनरी खरीदी, आप पाकिस्तान लेकर आए, आपने बाहर से लिए 100 रुपए की, आप पाकिस्तान आके बता रहे हैं मैंने 50 की ली है बाहर से। अब होगा क्या? आपको टैक्स 50 के ऊपर पड़ेगा, 100 के ऊपर नहीं पड़ेगा। बाहर से आपने एक चीज ली 10 करोड़ की, आप पाकिस्तान में आके बताते हैं मैंने 1 करोड़ की ली है जी वहां से। अब अगर 10 करोड़ की आप बताएंगे तो 10% अगर टैक्स पड़ता है तो 1 करोड़ टैक्स पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ बताएंगे तो 10% पड़ता है तो 10 लाख पड़ेगा। तो हुकूमत का नुकसान होता है अंडर इनवाइसिंग की वजह से, कीमत कम बताते हैं जो चीजें इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि $8 अरब के करीब अंडर इनवाइसिंग थी, जिसे इमरान खान साहब के दौर में कम करके $3 अरब के करीब लाया गया है। इमरान खान की हुकूमत को अगर कोई क्रेडिट जाता है तो वो यही है। इसी वजह से इंपोर्टर मुझसे बहुत नाराज हुए, मैंने कस्टम क्लियरेंस प्राइस को रिटेल प्राइस कर दिया। ये उन्होंने एक टेक्निकल चीज की थी, उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने इसके ऊपर पोजीशन ली, इमरान खान ने भी इस पर पोजीशन ली। मेरा सवाल है, बड़े खर्चे पर शनाख्ती कार्ड की शर्त कहां गई? यानी जो बड़े बड़े अखराजात करते हैं, पैसे निकलवाते हैं, उस पर शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई थी, वो शर्त कहां गई? चलें उसकी लिमिट 50,000 ना करें, 2 लाख कर दें, 4 लाख कर दें, लेकिन बढ़ाएं। लेकिन मामला कहां पहुंचा? यहां पे कोई हिसाब देने के लिए इस मुल्क में तैयार ही नहीं है। शब्बर जैदी ने बताया कि मैंने एक अकाउंट देखा जिसमें अरबों रुपए आ जा रहे थे, लेकिन इसका एनटीएन क्यों नहीं था? स्टेट बैंक ये क्यों नहीं करता? जिसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम हो वो एनटीएन रखेगा। लिमिट 1 करोड़ कर लें, 10 करोड़ कर लें, लेकिन नंबर तो होना चाहिए। यहां पे लोग नेशनल टैक्स नंबर नहीं रखते, अपना रिकॉर्ड ही नहीं लेकर आते जानबूझकर, क्योंकि फिर उनको टैक्स देना पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर ताजिर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो लोग मिलें और फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो टैक्स देना ही नहीं चाहते। फिर एक अजीब बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन के अलावा किसी सियासतदान की कंपनी लिस्टेड नहीं है। वो लोग डॉक्यूमेंटेशन चाहते ही नहीं है, वो कागजों के ऊपर किसी चीज को लाना ही नहीं चाहते, पाकिस्तान का रिकॉर्ड सीधा होने ही नहीं देना चाहते। मैं खबर दे रहा हूं, फर्टिलाइजर डॉक्यूमेंटेड है लेकिन कोई डीलर रजिस्टर्ड नहीं है। अब यही वजह है कि यहां पे डीएपी 5-5 कीमतों पे मिल रहा है, यूरिया अलग अलग कीमत पे मिल रहा है। जब आपके डीलर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर यही होगा, लोग अपनी मनमानी करते हैं और लोग जैसे दिल करता है वैसे चलते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। शुगर का कोई डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पर भी अपनी मनमानी चलती है। उन्होंने कहा कि मुझे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा, कोई 1% भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। वो हर कोशिश करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ना हो। यह इशू मुनज्जम और गैर मुनज्जम का है कि अगर मैं कंपनी में आके बिजनेस करूंगा तो टैक्स रेट भी ज्यादा होगा, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, परेशानी भी ज्यादा, और अगर मैं बगैर डॉक्यूमेंटेशन के ये सारा कुछ करूंगा तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और फिर मौजें ही मौजें। यह है पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वालों का हिसाब किताब। तो नाज़रीन, अब आप अंदाजा करें कि ये शब्बर जैदी के अल्फाज हैं और उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं, और इन इंकशाफात के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान को गाली देने वाले, बार बार पाकिस्तान के ऊपर तंज कसने वाले, वो सारे लोग वो क्यों ये कहते हैं कि पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, पाकिस्तान का भला नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये लोग खुद टैक्स नहीं देना चाहते। ये लोग खुद नहीं चाहते कि इनसे कोई हिसाब किताब किया जाए, कोई नहीं चाहता कि उसका जो अदाद शुमार है उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाए। एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, अमीर आदमी को टैक्स देना पड़ता है, गरीब आदमी के ऊपर वो खर्च होता है। और जब लोग डॉक्यूमेंटेशन ना करना चाहें, ब्लैकमेलिंग करें, हुकूमतों को दबाएं और ये कहें कि हम नहीं चाहते, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम लोगों को नौकरियों से निकाल देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम कारोबार बंद कर देंगे, हम मिलें बंद कर देंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब इस किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है और इस किस्म का माफिया काम करता है तो वहां हुकूमतें मजबूर होती हैं, फिर वो टैक्स आम आदमी पे लगता है, फिर वो टैक्स उन चीजों पे लगता है जो बुनियादी जरूरियात की होती हैं, और फिर उस मुल्क के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती है। जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक हम टैक्स देने की आदत नहीं डालेंगे, जैसे कि यूरोप में है, जैसा अमेरिका में है, जैसा कनाडा में है, जैसा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, मिसालें तो हम उन मुल्कों की देते हैं, लेकिन क्या उनकी तरह पाकिस्तान में हम लोग टैक्स पे करते हैं? नहीं करते। हमें चाहिए बहुत अच्छा पाकिस्तान, लेकिन उसके बदले में देने के लिए हम तैयार नहीं है, कुछ भी देने को तैयार नहीं।
अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।